नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में नवंबर 2022 में क्या अपडेट रहा उसके बारे में, और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट, इससे जो रिलेटेड न्यूज़ होती है उसको मैं अपडेट करता हूँ। ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स निकलते हैं उसके बारे में है, जिसमें कि जो न्यू टेंडर्स और जो पुराने टेंडर्स जिनकी निकली है, जिनकी डेट एक्सटेंशन हुई है, जिसका रिवर्स ऑक्शन हुआ है, तो टेंडरिंग से रिलेटेड ये पार्ट मैं कवर करता हूँ। जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी रिलेटेड जनरेशन है उसके बारे में कवर करता हूँ। कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हुई रिन्यूएबल एनर्जी की इस पर्टिकुलर मंथ में, और ऑल इंडिया की क्या पोजीशन है एज ए पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में, वो हो गया। और आजकल मैं एक नया पावर समरी भी मैं इसमें अपडेट कर रहा हूँ, जिसमें कि टोटल पीक कितना रहा और कितनी एनर्जी मेट हुई, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस करते हैं। और ये जो टोटल जो सारा मैं रेफरेंस लेता हूँ, ये JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, उससे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि आजकल जो पहले की पोसोको था, जिसको ग्रिड इंडिया अब बोला जाने लगा है, वो ET एनर्जी, मरकॉम इंडिया और भी बहुत सारे न्यूज से, तो मैं सारा जो रेफरेंसेस है इन सब से लेता हूँ और उसके बाद मैं कंपाइल करके आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो हम बात करते हैं टेंडर्स का। तो इस पर्टिकुलर मंथ में नवंबर 2022 में कितने टेंडर इश्यू हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टेंडर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जिसमें कि डेवलपर मोड, EPC मोड और रूफटॉप और स्मॉल स्केल के जो कैटेगरी के जो टेंडर्स होते हैं उसको तो 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। डेवलपर मोड में बेसिकली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गए, चाहे स्टेट्स की एजेंसीज हो गई, जिसमें कि डिस्कॉम होते हैं, वो बिल्ड ओन एंड ऑपरेट बेसिस पे टेंडर्स निकालते हैं, जिसमें कि टैरिफ बेस्ड पे बिडिंग होती है, तो बेसिकली उसको डेवलपर मोड बोलते हैं। तो डेवलपर मोड में टोटल जो इस पर्टिकुलर मंथ्स में टेंडर निकला है 1580 मेगावाट का निकला है, जिसमें कि मेजर जो है सेकी का है। तो सेकी ने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर निकाला विद ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ, जो कि ट्रांच 6 है। और ये पैन इंडिया बेसिस पे है। पैन इंडिया बेसिस का मतलब ये होता है कि जो सोलर डेवलपर है वो ये जो कैपेसिटी है कहीं भी लगा सकता है, इसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में कोई बाइंडिंग नहीं है, किसी भी स्टेट्स में लगा सकता है। बस कंडीशन ये है कि जो जिससे कनेक्ट करेगा, कनेक्टिविटी जो पावर इवैक्यूएट करेगा, वो ISTS कनेक्टेड होना चाहिए। तो सेकी का जो है 1200 मेगावाट का जो मेजर टेंडर था। उसके बाद महाराष्ट्र का डिस्कॉम है, जिसको कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSEDCL बोलते हैं। तो MSDCL ने 230 मेगावाट का सोलर का निकाला है महाराष्ट्र के लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे ये महाराष्ट्र में ही लगेंगे। जो थर्ड है असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, APDCL, जो कि असम का डिस्कॉम है, उसने 2 टेंडर निकाला है। एक 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए निकाला है और एक 50 मेगावाट के लिए निकाला है। तो ये बेसिकली आपका डेवलपर मोड में हो गया। अब हम बात करते हैं EPC मोड। EPC मोड मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, अगर उनको प्रोजेक्ट्स लगाना होता है तो वो EPC में टेंडर्स निकालते हैं। जनरली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट लगाती हैं वो EPC के लिए टेंडर्स नहीं निकालती हैं, क्योंकि मैंडेटरी पार्ट नहीं है, वो डायरेक्ट EPC कंपनियों से सेटअप कर लेती हैं, लगवा सकती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं लगा सकती हैं, नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं लगा सकती हैं, इसके लिए उनको टेंडर्स निकालना पड़ता है। तो हम बात करते हैं EPC मोड्स में कौन कौन से टेंडर्स आए। तो NTPC के 2 टेंडर्स आए, और ये बेसिकली ये पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं था, ये पार्शियली प्रोजेक्ट्स के लिए था। तो NTPC के जो दो टेंडर्स आए उसमें एक सोलर के लिए और एक विंड के लिए। तो 1200 मेगावाट का सोलर बैलेंस ऑफ सिस्टम, और ये गुजरात में लगेगा। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें जो पैनल के अलावा जो और भी जो है, जिसमें कि इन्वर्टर और माउंटिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर, ये सब जो सारी जो सिस्टम्स जो लगते हैं वो बैलेंस ऑफ सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो NTPC ने 1200 मेगावाट का सोलर के लिए गुजरात के लिए निकाला। सेम वैसे विंड के लिए भी निकाला है, बैलेंस ऑफ सिस्टम के लिए 1000 मेगावाट का, ये भी गुजरात के लिए ही है। जो सेकेंड EPC मोड में टेंडर है वो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड, GSECL, ये बेसिकली गुजरात की जेनको है, बेसिकली जनरेटिंग कंपनी है, स्टेट जनरेटिंग कंपनी है। इसने 60 मेगावाट के लिए विंड के लिए निकाला, ये गुजरात के लिए ही है। जो थर्ड है डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, ये हरियाणा की एजेंसीज है, 30 मेगावाट सोलर के लिए निकाला, हरियाणा के लिए ही निकाला है ये। जो फोर्थ है ये बेसिकली गुजरात की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मध्य गुजरात विद्युत बिजली कंपनी लिमिटेड, इसने 26 मेगावाट के लिए निकाला है, कुसुम कंपोनेंट C के लिए निकाला, ये गुजरात में ही आएगा। और जो नेक्स्ट है SJVN लिमिटेड, ये 15 मेगावाट के लिए निकाला था। बेसिकली ये जो है, जो SJVN ने जो EPC के लिए निकाला, ये
सेकी के टेंडर 15 मेगावाट ने निकाला था फ्लोटिंग सोलर के लिए, उसमें एसजेवीएन जो है विनर रहा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिसमें कि सेंट्रल पीएसयूज हो या ये स्टेट पीएसयूज हो, वो अगर उनको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो वो टेंडरिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो जो अगर एसजेवीएन विनर था तो उसके लिए इसने टेंडर निकाला ईपीसी के लिए 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए हिमाचल प्रदेश में। जो नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल का डिस्कॉम है। ये 10 मेगावाट सोलर ईपीसी के लिए निकाला वेस्ट बंगाल के लिए ही, तो ये ईपीसी मोड में रहा। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल और रूफटॉप कैटेगरी के लिए। तो इस पर्टिकुलर मंथ्स में कोई भी इंपॉर्टेंट टेंडर अपडेट नहीं रहा, तो इसलिए इस कैटेगरी में हम बोल सकते हैं नील है। और हो सकता है छोटे मोटे निकले भी हों तो मैं उनको हो सकता है कि कंपाइल ना कर पाया हूँ, बट जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है तो इस रूफ टॉप और स्मॉल कैटेगरी के जो टेंडर हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स में नहीं आए हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल टेंडर्स की। स्पेशल टेंडर से मतलब ये है कि एकदम प्योर कमीशनिंग के लिए रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं बीएचईएल का टेंडर है। बीएचईएल का टेंडर है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 40 मेगावाट का सोलर के लिए निकाला, ओएनडीएम के लिए निकाला। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए निकाला हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली तमिलनाडु में है। जो नेक्स्ट टेंडर है सेकी का ही है, 10 मेगावाट का ये, और 10 मेगावाट का सेकी का अपना ओन प्रोजेक्ट है राजस्थान में, तो उसके ओएनडीएम के लिए सेकी ने टेंडर निकाला है 10 मेगावाट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है सेकी का ही है, और ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये स्पेशल टेंडर है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाने के लिए ये। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पीएलआई स्कीम है। तो ऑलरेडी जो ट्रांच 1 है उसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इरेडा था, और उसमें ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उस स्कीम के बेनिफिट के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर्स तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। ये पीएलआई स्कीम फेज़ 2 है, ट्रांच 2 जिसको नाम दिया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल सपोर्ट है 19,500 करोड़ का है। तो सेकी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो सेकी ने सिलेक्शन के लिए कि सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा सकते हैं उसके लिए टेंडर निकाला है, और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक लगाएगा उसके लिए जो टोटल कमीशनिंग टाइमलाइन दिया गया 3 ईयर्स का दिया गया है। जो सेकंड कैटेगरी है वेफर से अगर मॉड्यूल तक लगाएगा तो उसके लिए 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। और जो थर्ड कैटेगरी है सेल और मॉड्यूल के लिए, जिसमें कि कमीशनिंग करना 1.5 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो पॉलीसिलिकॉन से जो मॉड्यूल है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है अराउंड 12,000 करोड़ सपोर्ट कर रही है, और वेफर टू मॉड्यूल के लिए 4,000 करोड़ के आसपास कर रही है, और सेल मॉड्यूल के लिए 3,500 करोड़ का सपोर्ट कर रही है। जो नेक्स्ट टेंडर है वो एमएनआरई ने निकाला है, जिसको कि ड्राफ्ट टेंडर बोला गया। सिलेक्शन फॉर द ऑफ शोर विंड पावर डेवलपर्स फॉर लीजिंग सी बेड एरियाज इक्वलेंट टू 4,000 मेगावाट ऑफ शोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तो बेसिकली ऑफ शोर विंड डेवलपर्स का सिलेक्शन के लिए ही है। सिलेक्शन में हम नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ऑफ शोर का जो एरिया है वो लीज पे दे देगी ऑफ शोर डेवलपर के लिए, और इसमें जो ऑफ शोर डेवलपर जो है वो अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे, और जो टाई अप है अपना खुद का ही करेंगे। तो अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें भी अपडेट किया। ये थोड़ी सी मुझे अपनी मेरी पर्सनल राय है कि इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना आए, क्योंकि जो इसमें टैरिफ जो एक्सपेक्टेड टैरिफ है काफ़ी हाई हो सकता है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटेंशन की। तो जो पुराने टेंडर्स निकले हुए हैं उसमें जो टेंडर्स निकले उनके किस किस की डेट फर्दर एक्सटेंड की गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टेंडर है REMCL, ये 1548 मेगावाट का सोलर का निकाला था पैन इंडिया बेसिस पे। जुलाई 2022 में टेंडर्स निकाला गया था। इसकी जो बिड की जो डेट है, बिड सबमिशन की डेट है, उसके एक्सटेंड करके 20 दिसंबर 2022 कर दी गई है। PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 मेगावाट का टेंडर, बेसिकली PSPCL ने 2 टेंडर निकाला था 1000 मेगावाट का, जो कि एक पंजाब में भी सेटअप कर सकते हैं, और दूसरा जो टेंडर था ISTS कनेक्टेड पैन इंडिया बेसिस पे था। तो जो पंजाब के लिए था कि जो प्रोजेक्ट्स जो लगेंगे पंजाब में लगेंगे, उसकी जो डेट है वो 9 दिसंबर 2022 कर दी गई है एक्सटेंड करके। और जो पैन इंडिया बेसिस पे उसकी डेट जो है 2 दिसंबर 2022 कर दी गई है। जो अब आज की डेट में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये डेट निकल चुकी है। जो नेक्स्ट टेंडर है REMCL का, ये 1000 मेगावाट का था, और ये रिन्यूएबल एनर्जी विद एंड विदाउट स्टोरेज था, और पैन इंडिया बेसिस पे था। ये भी जुलाई 2022 में टेंडर निकाला गया था। इसकी जो डेट है 9 दिसंबर 2022 है। नेक्स्ट टेंडर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 700 मेगावाट का टेंडर निकाला था। फेज़ 9 का गुजरात में ही ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, और मार्च में टेंडर निकाला गया था ये। इसकी जो डेट है 30 जनवरी 2023 कर दी गई है।
उसका जो नेक्स्ट टेंडर है सेकी का 2250 मेगावाट का है, रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज, जिसको कि RTC 3 का नाम दिया गया और पैन इंडिया बेसिस पे इसको कहीं भी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। और ये सितंबर में निकाला गया था, तो इसकी डेट जो है 9 दिसंबर 2022 कर दी गई है। और जो नेक्स्ट टेंडर है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का ही है, 600 मेगावाट का, सोलर में ही था और ये फेज 17 था और ये सितंबर में निकाला गया था। इसकी जो बिड एक्सटेंशन की डेट है 15 दिसंबर 2022 कर दी गई है। और फिर GUVNL का ही है, 500 मेगावाट का सोलर का था, जिसको फेज 18 का नाम दिया गया। ये पैन इंडिया बेसिस पे इसको प्रोजेक्ट लगाया सकता था और अक्टूबर 2022 7 दिसंबर 2022 इसकी जो बिड सबमिशन की डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है। फिर जो नेक्स्ट टेंडर है GUVNL का ही है और ये बेसिकली ये स्पेशल टेंडर है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और ये 500 मेगावाट विद 1000 मेगावाट आवर, जिसको कि BSS फेज 1 का नाम दिया गया है और ये गुजरात में ही लगाया जाएगा। ये सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड प्रोजेक्ट्स के टेंडर नहीं है, मैं आपको फिर अपडेट कर दूँ। ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर है और इसकी जो डेट बिड सबमिशन डेट है 6 दिसंबर 2022 कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट गुजरात का ही है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ये विंड का टेंडर है 300 मेगावाट का, जो कि फेज 4 है और ये अक्टूबर में निकाला गया था। इसकी जो बिड सबमिशन की डेट है 30 दिसंबर 2022 कर दी गई है। तो ये एक्सटेंशन का रहा कि कौन कौन से जो पुराने टेंडर निकल थे उनके जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑक्शन की। तो नवंबर में मेनली 2 टेंडर्स का रिवर्स ऑक्शन हुआ। एक तो रम्स ने निकाला था, जो रम्स का टेंडर था 300 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर का फेज 2, और ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। और ये टेंडर निकला था बेसिकली जुलाई 2022 में निकला था। तो इसका जो विनर्स रहे हैं बेसिकली, इसमें आप देखेंगे NTPC ने 90 मेगावाट लिया है 3.69 पर यूनिट पे, SJVN 83 मेगावाट लिया 3.7 पर यूनिट पे, और हिंदुजा रिन्यूएबल्स 80 मेगावाट लिया 3.7 पर यूनिट पे। फिर नेक्स्ट टेंडर है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये बेसिकली दिल्ली का डिस्कॉम है। उसने 255 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड का टेंडर निकाला था पैन इंडिया बेसिस पर। मतलब ये है कि डेवलपर इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, और ये अगस्त 2022 में निकाला गया था। जो इसका विनर है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ही है 255 मेगावाट। हालांकि दोनों अलग अलग कंपनी है, इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। जो TPDDL है बेसिकली ये डिस्कॉम है, ये अलग ही कंपनी है, और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ये अलग कंपनी है। टाटा की ही कंपनी है बट अलग कंपनी है। तो 3 रुपये पर यूनिट पर इसने कोट किया था 255 मेगावाट का। तो ये मेजॉरिटी बेसिकली 2 मेजर जो टेंडर्स थे उनका रिवर्स ऑक्शन हुआ रहा इस पर्टिकुलर मंथ में। अब हम बात करते हैं अक्टूबर में कितनी कैपेसिटी लगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नवंबर का डेटा जो है CEA या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ पावर अपडेट नहीं कर पाता है, इसलिए जो हम डेटा अपडेट करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी का 1 मंथ बैक करते हैं। तो अक्टूबर की हम बात करेंगे। तो टोटल जो कैपेसिटी लगी रिन्यूएबल एनर्जी में, जो टोटल इस पर्टिकुलर मतलब अक्टूबर में जो कैपेसिटी लगी वो टोटल लगी 1012 मेगावाट के आसपास लगी, जिसमें कि मेजॉरिटी सोलर का ही रहा। सोलर की जो टोटल कैपेसिटी लगी 810 मेगावाट लगी 810.37, और फिर उसके बाद विंड का लगा 177.9, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर में 24 मेगावाट लगा। तो केवल 3 पर्टिकुलर एरियाज़ में ही कैपेसिटी इंस्टॉल हुई। और अगर हम लोग क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें तो टोटल जो है RE की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो गई है 1,65,942 मेगावाट। अगर हम लोग लार्ज हाइड्रो अगर निकाल देते हैं 46,850 मेगावाट अगर निकाल दें, टोटल जो कैपेसिटी रही 1,19,092.59 मेगावाट रही। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी की। तो टोटल जो ऑल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर सेक्टर में वो है 4,08,714.7 मेगावाट। अगर हम लोग गीगावाट में बात करें तो बोल सकते हैं 408.7 गीगावाट। अभी भी इसमें मेजॉरिटी थर्मल का ही है। थर्मल की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 2,35,992, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 57.74 है। न्यूक्लियर 6780 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.66% है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो वो है 1,65,942.7 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 40.6% है। और इसका बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, लार्ज हाइड्रो जो है टोटल 11.4746% है, सोलर 15.08% है, विंड जो है 10.24% है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 1.2% है, और बायो जो है 2.6% है। अब हम पावर समरी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पावर समरी रिपोर्ट में मेनली हम लोग कवर करते हैं कि पीक डिमांड क्या रही इस अक्टूबर मंथ में और कितनी एनर्जी मीट की है, और उसके बाद हम RE जनरेशन की भी बात करेंगे।
तो हम बात करते हैं पीक डिमांड की, और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये पोसोको की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से लिया गया ये। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 में टोटल जो पीक डिमांड रही 1,85,941 मेगावाट की रही। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सितंबर मंथ से, तो सितंबर मंथ से ये जो पीक डिमांड जो है डिक्रीज हो गई 5.41%, और सितंबर में जो फिगर था बेसिकली पीक डिमांड का 1,96,574 मेगावाट था। और लेकिन हम लोग पिछले साल के अगर अक्टूबर से हम लोग कंपेयर करें अक्टूबर 21 से, तो अक्टूबर 21 में जो पीक डिमांड थी 1,70,170 मेगावाट थी, और उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो 9.27% इंक्रीज कर गया है। और ये पीक डिमांड बेसिकली इवनिंग पीक आवर्स में है, जो कि 7 बजे के आसपास है, और इसको मीट कर लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। और ये बेसिकली हम सबको पता है कि जो टोटल जो रीजन वाइज है, तो टोटल 5 रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अगर हम लोग पाँचों रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो नॉर्दर्न रीजन में जो टोटल पीक डिमांड रही 60,766 मेगावाट रही। साउदर्न रीजन में मैक्सिमम जो डिमांड रही 42,892, और वेस्टर्न रीजन में रही आपके 56,283, ईस्टर्न रीजन में 25,689, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3,380 मेगावाट रही। अगर इन सबको क्लब कर देते हैं, सबको मिला देते हैं, तो टोटल जो ऑल इंडिया की मैक्सिमम डिमांड रही 1,85,941 मेगावाट रही। और आप इस फिगर में देख सकते हैं रीजन वाइज दिया हुआ है कि मैक्सिमम डिमांड कितनी रही, फिर उसके बाद मिनिमम डिमांड भी दिया गया है, और उसके बाद एवरेज डिमांड भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं रीजन वाइज क्या क्या डिमांड रहा। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो हम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही और हम लोग कितना मीट कर पाए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर अक्टूबर की हम लोग बात करते हैं, तो अक्टूबर में टोटल ये जो है मिलियन यूनिट्स में दिया हुआ है, तो अक्टूबर में रहा 1,14,768 मिलियन यूनिट्स रहा। और अगर हम लोग पिछले मंथ से कंपेयर करें, पिछले मंथ से हमने देखा था कि पीक डिमांड भी हमारी रिड्यूस हुई है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है। सितंबर 2022 में जो मीट किए हैं, टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो मीट किए हैं वो थी 1,27,391, और सितंबर से 9.91% जो है डिक्रीज कर गई है। लेकिन अगर हम लोग अक्टूबर 21 से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अक्टूबर 21 से पीक डिमांड भी इंक्रीज कर गई है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर गई है। तो अक्टूबर 21 में फिगर था 1,14,368 मिलियन यूनिट्स, और उससे जो है 0.3% इंक्रीज कर गई है। ये टोटल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको एवरेज एनर्जी भी निकाला जा सकता है। तो सिंपल कुछ नहीं है, जो टोटल ये पूरा मंथ का टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही उसको हम लोग नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो अक्टूबर में 31 डेज होता है, तो उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ जाती है पर डे। तो एवरेज इसलिए निकाला जाता है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अक्टूबर 22 में टोटल जो एवरेज डिमांड है 3,702 मिलियन यूनिट की रही, जो कि ये फिगर सितंबर में था आपका 4,246। और अगर हम अक्टूबर 21 में बात करें तो ये फिगर था 3,689। अब हम बात करते हैं रीजन वाइज एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट रही। तो आप देख सकते हैं इसमें सेम वही 5 रीजन है। नॉर्दर्न रीजन में जो मैक्सिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही वो थी 1,332 मिलियन यूनिट, और साउदर्न रीजन में 955 मिलियन यूनिट, वेस्टर्न रीजन में 1,305 मिलियन यूनिट, ईस्टर्न रीजन में 560 मिलियन यूनिट, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 67 मिलियन यूनिट रही। तो ये रिक्वायरमेंट रही टोटल, और इसको हम लोग क्लब कर देंगे तो टाइम वाइज तो टोटल डिमांड निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरेशन की। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन क्या रहा, और सेम वैसे ही जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, पीक डिमांड की रिक्वायरमेंट थी, मंथ वाइज हम वैसे ही कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने मेजॉरिटी 3 कंपोनेंट लेके चलता हूँ। एक तो हाइड्रो, विंड और सोलर, यही मेजर कंपोनेंट भी हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो की जो टोटल जो जनरेशन रही इस अक्टूबर में रहा 17,807 मिलियन यूनिट की जनरेशन है। और अगर हम लोग सितंबर से कंपेयर करें तो सितंबर में फिगर था 24,048, जो कि डिक्रीज़ कर गया, 25.9% डिक्रीज़ कर गया है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अक्टूबर 21 से, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं किया। अक्टूबर में ये टोटल जनरेशन रही हाइड्रो की वो थी आपकी 17,133 मिलियन यूनिट।
उससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस अक्टूबर 2022 की, तो 3.93% इंक्रीज कर गई है। सेम एवरेज की अगर हम लोग बात करें, एवरेज क्या जनरेशन रहा, तो वही है, अगर टोटल जनरेशन इन अक्टूबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, तो वो एवरेज जनरेशन हो जाता है। तो अक्टूबर 2022 में जो अगर एवरेज जनरेशन की बात करें हाइड्रो की, तो 574 मिलियन यूनिट्स रहा। और ये फिगर अगर सितंबर में अगर हम देखें, सितंबर 2022 में तो 802 मिलियन यूनिट था। सेम अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अक्टूबर 21 में, तो ये फिगर था 553। तो ये हाइड्रो की जनरेशन रही। और विंड की हम लोग बात करते हैं, तो विंड का जो टोटल जनरेशन रहा अक्टूबर में 3205 मिलियन यूनिट रहा, जबकि सितंबर में फिगर काफ़ी ज़्यादा था, 6444 मिलियन यूनिट था। तो अगर देखा जाए तो मोर देन 50%, मतलब 51% के आसपास विंड की जनरेशन रिड्यूस कर गई है। और अगर हम लोग अक्टूबर 21 की बात करें, तो अक्टूबर 21 में फिगर था 2860। तो अगर अक्टूबर 21 से कंपेयर करें तो इंक्रीज़ किए 12.09%। और इसका रीज़न यही है कि अक्टूबर 21 में जो विंड की इंस्टॉल कैपेसिटी थी और आज के डेट में विंड की इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो एक साल में विंड की कैपेसिटी बढ़ी ही बढ़ी है। तो एक रीज़न ये भी है। और हम एवरेज की अगर विंड जनरेशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 में जो एवरेज विंड जनरेशन है ये 103 मिलियन यूनिट रही है। और सितंबर में ये फिगर थी 215 मिलियन यूनिट। और अक्टूबर 21 में फिगर थी 92 मिलियन यूनिट। अगर हम लोग अब सोलर की बात करें, तो सोलर का जो था अक्टूबर 2022 में टोटल जो सोलर की जनरेशन जो रिपोर्टेड है 8105 मिलियन यूनिट रहा। और सितंबर में ये फिगर था 7749 मिलियन यूनिट। और अक्टूबर 21 से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अक्टूबर में 6047 मिलियन यूनिट ही रहा। तो सितंबर 22 से अगर कंपेयर करते हैं अक्टूबर 2022, तो ये 4.6% जो है जनरेशन इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम लोग अक्टूबर 21 से बात करते हैं, तो 34% कैपेसिटी जो जनरेशन जो है इंक्रीज 34%। तो इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि एक साल में सोलर की कैपेसिटी लगी है, काफ़ी लगी है। तो एक तो ये मेजर रीज़न है। और विंड की तरह सोलर का वैसा जनरेशन नहीं है। विंड में काफ़ी ड्रास्टिकली जो विंडी सीजन होता है, वो मेनली जो मानसून सीजन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। उसके बाद और सब सीजन में इतना डोमिनेंट नहीं रहता है। तो इसलिए विंड का जो जनरेशन है काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। बट सोलर में ऐसा नहीं है। सोलर में सीजन का है, सीजन का इफेक्ट है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं है। और अगर हम एवरेज सोलर जनरेशन की बात करें, तो एवरेज सोलर जनरेशन वही होता है कि टोटल मंथ में जो जितनी जनरेशन हुई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, तो सोलर एवरेज सोलर जनरेशन हो जाती है। तो अक्टूबर 2022 में जो एवरेज सोलर जनरेशन है 261 मिलियन यूनिट रही। और अगर सितंबर से अगर हम लोग बात करें, तो सितंबर में फिगर 258 मिलियन यूनिट रहा। और अक्टूबर 21 में ये 195 मिलियन यूनिट रहा पर डे। तो एवरेज सोलर जनरेशन रही। अब जो फिगर था सबको एक जगह हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल हाइड्रो की जनरेशन रही इस अक्टूबर मंथ में 17,807 मिलियन यूनिट रहा। विंड 3,205 मिलियन यूनिट रहा। सोलर 8,105। तो टोटल तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं 29,117 मिलियन यूनिट रहा। और एवरेज जनरेशन आप देख सकते हैं हाइड्रो की 574, विंड की 103 और सोलर की 261 मिलियन। तो टोटल एवरेज जनरेशन 938 मिलियन यूनिट रहा। तो होप दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो था रिन्यूएबल एनर्जी अपडेट के बारे में, कि पर्टिकुलर इस मंथ में टेंडरिंग को लेकर के, जनरेशन को लेकर के, इंस्टॉल कैपेसिटी प्लस पावर समरी भी मैंने कवर करने की कोशिश की है कि कितनी पीक डिमांड रही और क्या एनर्जी मीट की हम लोग इस पर्टिकुलर मंथ में। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।